अमीर बनने का पहला कदम है बचत। कोई भी आदमी अमीर बन सकता है, बशर्ते वह योजना बनाकर लंबे समय तक बचत करे। बचत का नियम यह है कि आप हर महीने अपनी 10% आमदनी बचाएं। बचत की योजना बनाते समय यह ध्यान रखें कि चाहे हमारी आमदनी 5,000 रुपए हो या 10,000 रुपए हो, महीने के आखिर में सब कुछ खर्च हो जाता है और हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए आमदनी होते ही सबसे पहले बचत करें, बाकी खर्च बाद में करें, वरना महीने के आखिर में आप पाएंगे कि आपके पास बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बचत न करने वाले लोग बहाना बनाते हुए कहते हैं कि मेरी आमदनी में तो खर्च ही मुश्किल से चलता है, बचत कैसे करूं? यह बहाना आप सरकार को आयकर देते समय क्यों नहीं बनाते हैं? आप सरकार को चुपचाप आयकर क्यों दे देते हैं? जिस तरह आप बिना चूं चपड़ किए आयकर दे देते हैं, उसी तरह आपको बचत भी करनी चाहिए। बचत को अपना व्यक्तिगत आयकर मान लें। यह मान लें कि सरकार ने आयकर की दर 10% और बढ़ा दी है। सरकार की तरह ही आपको भी अपनी सकल आय पर 10% व्यक्तिगत आयकर लगाना चाहिए। जिस तरह छोटा सा बीज धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, उसी तरह छोटी सी धनराशि भी धीरे धीरे दौलत का पेड़ बन सकती है। बचाया गया पहला सिक्का वह बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी यह बीज बो दिया जाएगा, पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। बहरहाल, इसके लिए आपको उस पेड़ में अपनी बचत का पानी लगातार सींचना होगा। अमीर बनने का दूसरा कदम है बचत को खर्च ना करें। अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको उसका सदुपयोग करना सीखना होगा। बचत का सदुपयोग करना इतना महत्वपूर्ण कदम है कि ज्यादातर लोगों से यहीं पर चूक हो जाती है। जो लोग बहुत कष्ट उठाकर नियमित बचत करते हैं, वे भी यहां पर आकर अक्सर अपना संयम खो देते हैं और अपनी बचत का उपभोग कर बैठते हैं। निश्चित रूप से सभी लोग बचत के महत्व को जानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग बचत का सदुपयोग करने के बजाय किसी मोड़ पर उसका उपभोग कर बैठते हैं। जब लोग थोड़े बहुत पैसे बचा लेते हैं, तो उनके मन में आता है कि इससे कोई विलासिता की चीज खरीद लें, जैसे टीवी, वीसीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल इत्यादि। यह योजना पूरे परिवार को अच्छी लगती है, क्योंकि परिवार का हर सदस्य विलासिता के सामान का उपभोग करना चाहता है। ज्यादातर लोग इसी मानसिकता के होते हैं और उनका यह सोचना रहता है कि साल भर बचत करने के लिए उन्होंने जो संयम और सब्र दिखाया था, उसका उन्हें इनाम मिलना चाहिए। बहरहाल, यह बचत का सदुपयोग नहीं, उसका उपभोग यानी उसकी अकाल मृत्यु है। याद रहे, अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं होता है, उसे सुरक्षित रखना और बढ़ाना भी जरूरी है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बचत का सदुपयोग यानी निवेश करते हैं, जबकि कम बुद्धिमान व्यक्ति उसका दुरुपयोग या उपभोग करते हैं। उपभोग का अर्थ है कोई महंगा सामान खरीदना, कार के लिए डाउन पेमेंट देना या सैर सपाटे के लिए बाहर घूमने जाना। एक व्यक्ति हर साल 15,000 रुपए बचाता है ताकि वह छुट्टियों में अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जा सके। परिवार के साथ बाहर घूमने जाना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अपनी साल भर की बचत को एक झटके में उड़ा डालना कतई अच्छी बात नहीं है। वह भला आदमी यह बात नहीं जानता है कि ऐसा करके वह अपनी दौलत के पेड़ को बड़ा होने से पहले ही काट रहा है। अगर आप अपनी बचत उड़ा डालते हैं या उसका उपभोग कर लेते हैं, तो 1 साल बाद आप उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से आपने चलना शुरू किया था। बचत करने के लिए काफी कष्ट उठाने के बाद भी आप पहले जैसी स्थिति में इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि आपने बचत का सदुपयोग नहीं किया है। सदुपयोग का मतलब है धन का निवेश। बचत का सदुपयोग तभी होता है जब उसका निवेश करके उससे और ज्यादा धन कमाया जाए। आप अगर अपनी बचत को ही खत्म कर देंगे तो निवेश कैसे कर पाएंगे? ज्यादातर लोग बचत कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके उपभोग के प्रलोभन से बच पाते हैं और उसका सदुपयोग कर पाते हैं। यही कारण है कि बहुत कम लोग अमीर बन पाते हैं। ये जान लें कि समझदारी अपनी बचत को उड़ाने में नहीं, बल्कि उसे अपनी पूंजी की नींव बनाने में है, जिस पर आपकी अमीरी का महल खड़ा हो सके। अमीर बनने का तीसरा कदम है गरीबी से मित्रता तोड़ें। गरीबी से मित्रता तोड़ने के लिए हमको गरीबों से मित्रता नहीं तोड़नी है। कोई भी व्यक्ति अगर दुनिया में गरीब है तो वह अपनी वजह से गरीब है। हमें सिर्फ गरीबी से मित्रता तोड़नी है। गरीबी क्या है? यह सिर्फ एक मानसिकता है, ऐसी मानसिकता कि जिसे आप सच मान बैठे हैं। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर दिन भर जी तोड़ मेहनत करता है, शाम तक पैसे भी कमा लेता है। उसकी दिनचर्या इस प्रकार चलती रहती है, सुबह से शाम तक कमाना और शाम को जाकर वह पैसे खर्च कर देना। हम सभी यह जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति की जितनी आय होती है,
वह उस प्रकार अपना व्यय भी तय कर लेता है। चलिए, जिस प्रकार रिक्शा वाले की दिनचर्या देखी, उसी प्रकार एक जॉब करने वाले व्यक्ति की भी दिनचर्या पर गौर करते हैं। एक जॉब करने वाला व्यक्ति अपनी नौकरी की टाइमिंग, जो सुबह से शाम तक होती है, वह रोज काम पर जाता है, वहां पूरा दिन मजदूरी करता है और शाम को घर लौट आता है। महीने के अंत में अपनी जीविका चलाने के लिए वह पैसे जो उसने पूरे महीने मेहनत करके कमाए थे, ले आता है। अब इन्हीं पैसों से वह अपने एक महीने का सारा खर्च पूरा करता है, जो अधिकांश लोगों का पूरा नहीं हो पाता है। महीने का अंत आते आते वह खाली जेब होने लगता है। अब आप ही बताइए, क्या फर्क है उस रिक्शा वाले मजदूर में और एक नौकरी करने वाले मजदूर व्यक्ति में? मजदूर रोज कार्य करके खाली जेब रहता है और नौकरी करने वाला व्यक्ति पूरे महीने कार्य करने के बाद भी खाली जेब रहता है। मेरे अनुसार यह दोनों ही गरीब हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों ने ही पैसे कमाए थे, इन दोनों ने ही मेहनत की, लेकिन पैसे कमाने के बावजूद भी यह गरीब कैसे हुए? तो मित्रों, यही जानने वाली बात है कि सिर्फ खर्च भर के पैसे कमाने वाले व्यक्ति ही गरीब कहलाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि अकस्मात किसी भी परेशानी के आने से उनका सारा बनाया हुआ जाल टूट जाएगा। गरीबी से समझौता करके उन लोगों ने यह गलती कर रखी है, वह अपने आप को सुरक्षित तो जरूर महसूस करते हैं, पर सुरक्षित होते नहीं हैं और इसी को गरीबी कहते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग गरीबी समझ गए होंगे। यदि नहीं तो मैं कुछ और उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। गरीब व्यक्ति किसी भी प्रकार का जोखिम लेने की कोशिश नहीं करते हैं। वे किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत नहीं करते हैं, और यदि करते भी हैं तो उसे जल्दी बंद कर देते हैं। वे कान के कच्चे होते हैं और औरों की नकारात्मकता वाली सोच अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। वे अपने जीवन भर हालात से और दुनिया से समझौता करते रहते हैं। वे अपनी गरीबी का दोष हमेशा किसी और को देते हैं। अपनी गरीबी की जिम्मेदारी वे खुद कभी नहीं लेते हैं। वे सिर्फ सपने देखते हैं, पर उनको पूरा करने के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। गरीबी के कुछ लक्षण जो आप अपने आसपास के लोगों में बखूबी देख पाएंगे। हो सकता है इन लक्षणों से आप अवगत हो और यह लक्षण आप में भी पाए जा सकते हैं। यदि ऐसा है तो इन लक्षणों की पहचान जल्दी करें और जल्द ही इससे छुटकारा पाने के लिए कार्य शुरू करें। यह लगभग उसी प्रकार है जैसे जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको एक मेडिकल चेकअप की जरूरत पड़ती है। जब आपकी मेडिकल जांच हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार आपको दवाएं दी जाती हैं। तो जैसे ही आपकी गरीबी के लक्षण आपको पता चलते हैं, आपको इसके इलाज के रूप में कार्य शुरू कर देने होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अमीर बनने का चौथा कदम है, अपने पैसों का हिसाब रखें। एक एक रुपए का हिसाब रखें। हो सकता है आपको यह कंजूसी लगे, लेकिन अपनी आय व्यय का हिसाब रखना कंजूसी नहीं है, बल्कि यह आर्थिक नियोजन कहलाता है। इस बात का पूरा हिसाब रखें कि आपके पास पैसा कहां से आया और कहां गया। यही वह जादुई आदत है जिसकी बदौलत व्यापारी दौलतमंद बनते जाते हैं, जबकि आम आदमी बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी गरीबी के दलदल में फंसा रहता है। आम आदमी को यह पता ही नहीं होता है कि उसका पैसा आखिर कहां चला जाता है। हम अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं, मैं इतना कमाता हूं, लेकिन क्या पता पैसा आखिर कहां चला जाता है। ज्यादातर लोगों की स्थिति यही है, और इसका कारण यह है कि वे अपने खर्च का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। पैसे का हिसाब किताब रखने में मेहनत लगती है, याददाश्त पर जोर डालना पड़ता है, और कई बार तो तनाव भी होने लगता है। बहरहाल यह न भूलें कि सफल व्यापारी अपने एक एक पैसे का हिसाब रखता है। उसके बही खाते में उसकी आमदनी और खर्च का पूरा रिकॉर्ड होता है। अगर व्यापारी ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आखिर हम भी तो अमीर बनना चाहते हैं। अपनी आमदनी और खर्च का रिकॉर्ड रखना पहला कदम है, उसका विश्लेषण करना अगला कदम है। जब आप अपनी आमदनी और खर्च के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको उससे बहुत सी आश्चर्यजनक बातें पता चलेंगी। आपको यह पता चलेगा कि आप कितनी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि 5 रुपए की गुटखा खाने से क्या होता है, लेकिन जब हम महीने भर की गुटखा का हिसाब रखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने 5 रुपए की नहीं बल्कि 150 रुपए की गुटखा खा ली है। आमदनी और खर्च का रिकॉर्ड रखने से आपको आर्थिक नियोजन की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आप हर दिन अपनी आर्थिक स्थिति पर विचार करते रहते हैं। आपको यह पता रहता है कि आपकी आमदनी और खर्च की स्थिति क्या है, आपका कैश फ्लो कितना है, आपको कितना ब्याज मिल रहा है, आप कितना ब्याज दे रहे हैं। जब आप हर दिन इन बातों के बारे में सोचेंगे तो जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा
कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं। एक मोटा रजिस्टर बना लें और हर रात को उसमें दिन भर के खर्च का ब्यौरा लिखें। इसी तरह सप्ताह में किसी निश्चित दिन बैठकर अपने खर्च का विश्लेषण करें। महीने के आखिरी दिन रात को बैठकर अपना मंथली स्टेटमेंट तैयार करें। पिछले महीने कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, कितनी बचत हुई, कितना निवेश किया। फिर व्यय का ब्यौरा प्रमुख वर्गों में विभाजित कर लें, जैसे बचत, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, किराना, फल, सब्जी, दूध आदि। इसके बाद अपने अगले महीने का अनुमानित बजट बनाएं। जब आप बजट बनाएंगे और उसके हिसाब से खर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको हर दिन चुनौती का एहसास होगा और पैसा बचाना एक ऐसा खेल बन जाएगा जिसमें आपको मजा आने लगेगा। अमीर बनने का 5वां कदम है कर्ज से बचें। कर्ज लेने से बचें, क्योंकि कर्ज गरीबी की तरफ ले जाता है। अगर अमीर बनना पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की तरह है तो कर्ज लेना घाटी में गिरने की तरह है। आप यह बात कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन, कंज्यूमर लोन के बिना आज की दुनिया में गुजारा कैसे हो सकता है। इसके अलावा आसान किस्तों पर अगर कार, मकान, कंप्यूटर सब कुछ मिल रहा है तो फिर क्यों ना खरीदा जाए। आखिर इतनी बड़ी रकम कोई एक मुश्त कैसे जोड़ सकता है। आप चाहे जो कह लें, पुराने जमाने के लोग ज्यादा सही थे जो यह मानते थे कि कर्ज शैतान का दूसरा नाम है। सच तो यह है कि कर्ज 2 प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। बुरा कर्ज वह होता है जिसे आप उपभोग या विलासिता के सामान खरीदने के लिए लेते हैं और जिससे आपको भविष्य में किसी आमदनी के होने की कोई उम्मीद नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड के कर्ज से खरीदे जाने वाले ज्यादातर सामान या कार जैसी विलासिता की चीजें इसी श्रेणी में आती हैं। पर्यटन, मनोरंजन या शान शौकत के दिखावे के लिए लिया जाने वाला कर्ज बुरा इसलिए होता है क्योंकि इससे आप अपनी भावी आमदनी को गिरवी रख देते हैं और अपनी आर्थिक कब्र खुद खोद लेते हैं। अभी खरीदो, बाद में आसान किस्तों में पैसे दो का प्रलोभन बहुत ही आकर्षक होता है, जिसके जाल में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। बहरहाल, यह बात हमेशा ध्यान रखें, चाहे कंपनियां या बैंक कितने भी सुनहरे वादे कर लें, कोई भी कर्ज मुफ्त में नहीं मिलता है। आपको इसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ज्यादातर लोग कर्ज के जाल में इसीलिए फंस जाते हैं क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। वे वर्तमान से ज्यादा आगे तक देख या सोच ही नहीं पाते हैं। वे यह समझ ही नहीं पाते हैं कि वे कर्ज लेकर चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के शिकार हो रहे हैं। वर्तमान उपभोक्तावादी युग में अधिकांश लोग सोचते हैं, जब तक जवानी है तब तक खा पी लो और मजे कर लो, कल किसने देखा है। लेकिन कल हमेशा आता है और चूंकि उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का दुरुपयोग किया है, इसलिए वे कर्ज के दलदल में गले तक धंस जाते हैं। वैसे आपको यह बात पता होनी चाहिए कि कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता है। कई बार कर्ज अच्छा भी होता है। जैसे अगर आप 5% के ब्याज पर उधार लेते हैं और उस रकम से 10% कमाते हैं तो यह अच्छा कर्ज है। इसका एक काल्पनिक उदाहरण देखें। एक व्यक्ति 5 लाख रुपए का लोन लेकर मकान बनाता है और उसमें 3 किराएदार रख लेता है जो हर महीने 2-2 हजार रुपए मकान किराया देते हैं। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति 5 लाख रुपए के लोन पर बैंक को 8% ब्याज दर से 40,000 रुपए ब्याज दे रहा है, जबकि उसे हर साल 72,000 रुपए की आमदनी हो रही है। इस तरह का कर्ज अच्छा कर्ज कहलाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बुरा कर्ज लेने से बचना चाहिए। यह तर्क न दें कि दूसरे लोग तो शान से कर्ज ले रहे हैं तो फिर आप क्यों न लें। अगर दूसरे लोग कुएं में कूद रहे हैं तो यह जरूरी तो नहीं है कि आप भी उसमें बिना सोचे समझे कूद पड़े। अमीर बनने का 6वां कदम है संयम बनाकर जीत की ओर बढ़े। दोस्तों, हमारे साथ एक सबसे बड़ी समस्या जो होती है वह होती है कुछ भी जल्दी से जल्दी पाने की समस्या। हम कोई भी काम जैसे ही शुरू करते हैं हमें उसका फल जल्द से जल्द चाहिए होता है। हम में हमेशा से ही संयम की कमी रहती है। संयम एक साधना के अनुसार होता है। जैसे साधना करते हुए आपको अपने आप को शांत और स्थिर रखना होता है, ऐसे ही संयम बनाकर किसी भी कार्य को शांत और स्थिर मन के साथ किया जाता है। हम सभी ने कहावत के रूप में एक बात सुनी है, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो फिर हम किसी कार्य का फल जल्द से जल्द क्यों चाहते हैं। सभी कामों में समय सीमा जरूर होनी चाहिए, उससे हमें निर्धारित समय में काम करने में आसानी होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो निर्धारित समय मिला हो हमें काम उससे पहले ही खत्म कर लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जोश दोगुना हो जाता है। अब हम जो नए लक्ष्य तय करेंगे
उनके लिए समय सीमा के अंदर काम करने की हमारी आदत बनेगी, जो हमें समय से पहले जीतने में मदद करेगी और हमें अपनी जीत का सुख भोगने के लिए अधिक समय मिलेगा। संयम वह तरीका है जो आपको हड़बड़ाहट से बचा ले जाएगा, आपको हारने से बचाएगा और आपको जीत की ओर ले जाएगा। हम सभी ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है। हम सभी को पता है कि खरगोश ने जल्दबाजी की और हार का मुंह देखा, जबकि कछुआ संयम के साथ सिर्फ अपने काम में लगा रहा और अंततः विजय कछुए की ही हुई। दोस्तों, मैं काम को धीरे धीरे करने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ काम में संयम बनाए रखने के लिए कह रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि संयम के साथ किए गए सभी कार्य सही सही हो जाते हैं। यदि हम खान पान पर संयम रखें तो ना ही हम कभी मोटापे, थकान, अनिद्रा आदि बीमारियों के शिकार होंगे। यदि हम संयम से व्यायाम करें तो भी यह हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाता है। संयम रखकर शराब तक पीना, शराब जैसी बुरी चीज को आपके शरीर के लिए एक दवा के रूप में बदल देता है। संयम वह जादू है जो बुरी चीजों को भी अच्छे में बदल देता है। आप सभी अच्छे और बुरे में फर्क समझते हैं। हम अधिकतर अपने रिश्ते भी सिर्फ और सिर्फ संयम की वजह से खराब कर लिया करते हैं। बस जल्द से हम लोग किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए रिश्ते को खत्म करने को ही सबसे आसान तरीका समझते हैं। दोस्तों, जीवन में प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है और जहां संयम नहीं है वहां पर प्रेम ही नहीं है। संयम आप में प्रेम, क्षमा, दयालुता आदि गुण भर देता है। संयम आप में से लोभ, ईर्ष्या, मानसिक विकार, क्रोध आदि दुर्गुण समाप्त कर देता है। यदि आप संयम के साथ कोई काम करते हैं तो काम करते हुए आप खुद को आनंद से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपको काम को खत्म करने की किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं होगी, जिससे आपका काम गलत नहीं होगा। आप लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे, परंतु आप उसमें गलतियों से बच जाएंगे। सही मायने में आपका लक्ष्य पाते हुए संयम आपको लक्ष्य के रास्ते पर ले जाते हुए संतुलित बनाए रखने का एक हथियार जैसा है। यदि आप संतुलित रहेंगे तो आपका जीतना तय है। उदाहरण के तौर पर, जब कभी भी आपके सामने गर्मा गर्म स्वादिष्ट हलवा आता है और वह अधिक गर्म होने के कारण अभी खाने योग्य नहीं होता है, परंतु उसको देखते ही आपके मन में लालच आ जाता है और आप अपना संयम खोकर उसको तुरंत अपने मुंह में रख लेते हैं। आप जैसे ही उसे खाते हैं आपका मुंह जल जाता है, आपको उसका स्वाद नहीं आता है और आपका ध्यान एकदम से बदलकर अपने जले हुए मुंह की ओर चला जाता है। तब जाकर आपको पता चलता है कि आपके द्वारा एक गलती कर दी गई है। दोस्तों, यदि आप थोड़ा सा संयम रखकर उसी हलवे को थोड़ा ठंडा करने के बाद खाएं तो आपको अति उत्तम आनंद का एहसास होता है। आप उसके स्वाद में खो जाते हैं और आपका मन एक असीम आनंद को प्राप्त कर लेता है। देखा दोस्तों, संयम का जादू एक ही चीज को इसने कुछ ही समय में अच्छा और बुरा बना दिया। कुछ देर पहले बहुत अधिक गर्म होने के कारण जो हलवा खराब हो गया था या जिसने हमारे मुंह को जला दिया था, जिससे हमें नफरत होने लगी थी, थोड़ा ठंडा कर कर खाने पर वही हलवा हमारे लिए एक स्वादिष्ट भोजन का रूप ले लेता है। ऐसा ही जादू आपको आम जीवन में भी प्राप्त होगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके किसी साथी से कोई कार्य करते हुए कोई गलती हो जाती है। हम सब मनुष्य ही गलती करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी कोई गलती नहीं करता हो। हम सभी के द्वारा गलतियां की जाती हैं। कहावत के अनुसार यही माना जाता है कि मानव तो गलतियों का पुतला है। चलिए फिर से बात पर आते हैं। आपके एक साथी द्वारा एक गलती कर दी गई और यदि आप उससे सीनियर हैं तो आप उसकी गलती के लिए उसको भला बुरा कहने लगते हैं। कई बार गलतियां बहुत छोटी होती हैं जिनको नजरअंदाज किया जा सकता है, परंतु हम ऐसा न करके अपने औहदे और अपनी ताकत का प्रयोग करके उसे नीचा दिखाते हैं। अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को नीचा दिखाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हम उनको मानसिक हानि पहुंचाते हैं। यदि हम संयम रखें तो वही व्यक्ति अपनी गलती सुधार भी सकता है, और यदि आपने उसे गलती सुधारने में उसको मदद की है तो वह आपके लिए जीवन भर आपका अनुयायी बनकर रहने के लिए तैयार हो जाएगा। संयम का जादू फिर से एक बार देखा। आपने वही व्यक्ति, वही गलती, बस संयम द्वारा। उसके साथ निपटने का तरीका ही सब कुछ है। संयम ने आपका क्रोध दिखाने या बचाने में आपको सहयोग किया। यदि आपने क्रोध दिखाया तो आप अपना काम करने वाला साथी खो देंगे, और यदि आपने बचाने वाला तरीका अपनाया तो आपको एक अच्छा साथी मिल जाएगा। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। हम सभी से गलतियां होती हैं। गलती करना कभी भी कोई बुरी बात नहीं है, पर गलती से न सीखना सबसे बुरी बात होती है। जो व्यक्ति गलती नहीं मान सकते हैं
उनसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होता है। मित्रों, गलती करना बहुत आसान काम है, पर गलती को मानना बहुत मुश्किल काम है, जो कुछ ही हिम्मती लोग कर पाते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे हिम्मत वाले लोग यह किताब सुन रहे हैं। संयम के जादू को सीखे। संयम के साथ कार्य करने में आपको कार्य करने में आनंद आएगा। आप अधिक से अधिक मित्र बना पाएंगे। आप काम को समय से पहले खत्म कर पाएंगे, क्योंकि संयम से आप जो भी निर्णय लेंगे वह आपके काम के प्रति ऐसा उपहार आपके लिए लेकर आएंगे जो अविश्वसनीय होगा और जो आपको हैरान कर देगा। अमीर बनने का 7वां नियम है, सारा जहां आपका है। जी हां दोस्तों, अब आप सारे नियम सीख चुके हैं। कुछ नियम हमने आपको इस किताब के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं और कुछ नियम आप जीवन में खुद बनाएंगे। बस दोस्तों, इतना ही याद रखना है कि नियम कुछ भी हो, आपको आपकी जीत तक पहुंचाना हम सबका लक्ष्य है। आपकी कामयाबी ही मेरी और आपकी जीत है। जी हां दोस्तों, हम सभी जब किसी ट्रेनिंग के बाद काम करने उतरते हैं तो पहले हमारा एक टेस्ट होता है, जिसको पास करने के बाद हमको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वह सर्टिफिकेट यह बताता है कि हमने जो भी कुछ पढ़ा और सीखा है, अब आप सीख चुके हैं और अब आप उसके आगे का कार्य करने के लिए तैयार हैं। जैसे मैंने कुछ नियम इस पुस्तक में आपको सिखाए हैं, उसके अनुसार अब आप जीवन में कुछ भी कामयाबी और कुछ भी पाने की कला सीख गए हैं। वह पैसा हो सकती है, वह आपके जीवन का कोई लक्ष्य हो सकता है, वह बहुत अच्छी नौकरी हो सकती है, वह आपका बिजनेस शुरू करने का सपना हो सकती है। मतलब दोस्तों, ऐसा कुछ भी जो आपने अभी तक सिर्फ अपने सपनों में बसा के रखा हुआ था, पर आप उस पर कार्य नहीं कर पाए थे। मेरी बुक समरी द्वारा मुझे आपको आपके सपने को जीने के लिए तैयार करना था। मैं आशा करता हूं कि आप इन नियमों द्वारा अपने जीवन के वह सभी सुख भोग पाएंगे जो आप चाहते हैं। यह पुस्तक सिर्फ और सिर्फ आपको जगाने के लिए ही लिखी गई है। दोस्तों, पुस्तकें तो बहुत सारी लिखी जाती हैं, आपके द्वारा पढ़ाई भी जाती है, पर आपके जीवन में बदलाव जो भी पुस्तक ला पाए, वही पुस्तक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। एक सुंदर सी लाइन जो मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि जीवन में अच्छा ज्ञान आप अर्जित करेंगे, परंतु यदि आपको उस ज्ञान का प्रयोग करना नहीं आता है तो वह सारा ज्ञान कूड़े के समान है। दोस्तों, यह नियम जो भी मैंने इस पुस्तक में आपको बताकर जगाने की कोशिश की है, वह आपके लिए खुशियां तब लेकर आ पाएंगे जब आप इन नियमों का पालन करके अपने जीवन में बदलाव की कोशिश करेंगे। यदि आप ऐसा ना कर सके तो मेरा पुस्तक लिखना बेकार हो गया और आपका पुस्तक पढ़ना बेकार हो गया। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी और नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।